नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। दोस्तों, इंडियन नेशनल मूवमेंट को लगातार देखते हुए अब हमें देखना है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर बहुत सारे पार्ट हैं, बहुत सारे क्रमों में हमने क्रांति की, विरोध किया, तरीके भिन्न भिन्न थे। गांधी जी का जो तरीका था वो नॉन वायलेंस वाला था, कुछ लोग जो थे वो वायलेंस में विश्वास करते थे, सबके अपने अपने तरीके थे। तो यहाँ पर गांधी जी के जो मुख्य आंदोलन है उन्हें हम देख रहे थे। स्वदेशी को हमने देखा, वो स्वदेशी का संबंध गांधी जी से नहीं था, वो बंगाल विभाजन से जुड़ा हुआ था। बंगाल विभाजन का जो यहाँ पे प्रतिक्रिया होता है, रिएक्शन होता है, और उसके तौर पे ये सामने आता है। पूरे बंगाल में मनाया जाता है, इसका आयोजन होता है और उसके बाद ये पूरे भारत में भी फैल जाता है। हालांकि क्षेत्र सीमित था। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, जो कि 1920 का है। गांधी जी इसके मुख्य मास्टरमाइंड थे, उन्होंने इसे प्लान किया था और उनका जो सिद्धांत था आप जानते ही हैं कि नॉन वायलेंस का है। तो इसमें उन्होंने सख्त ये हिदायत दी थी या ये प्रावधान किया था कि हिंसा नहीं होगी, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, हिंसा नहीं करेंगे, जो भी काम करना है उसे अहिंसा के रास्ते से करेंगे। और इसीलिए बाद में जब इसका समापन होता है तो उसमें भी यही आधार बनता है कि चौरी चौरा में हिंसा हुई थी और उसकी वजह से मैं इसे रद्द करता हूँ। फिलहाल जब आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को देख रहे हैं तो इसमें सबसे पहले आपको देखना होगा मोहनदास करमचंद गांधी को, यानी MK गांधी, यहाँ आप देख रहे हैं। और इनके बारे में कहा गया कि इन्होंने एक मैनिफेस्टो इशू किया और उसकी जो डेट है उसको ध्यान दीजिएगा, मार्च 1920, ठीक है। अनाउंसिंग हिज डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन वायलेंस। इनका जो डॉक्ट्राइन था वो नॉन वायलेंस का था, ये आप सुन ही रहे हैं। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये इसी पर आधारित था। मतलब असहयोग आंदोलन जो आप सुनते हैं, इसका पूरा आधार अहिंसा था। इसमें मेन चीज़ यही थी। देखिए, आप जब नॉन कॉपरेशन की बात करते हैं यानी आप किसी को सहयोग नहीं देंगे, और यहाँ पर सहयोग किसको नहीं देना था? जो ब्रिटिशर्स थे, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय यहाँ पे हमारे ऊपर रूल कर रही थी, उसे हम सहयोग नहीं देंगे। तो सहयोग जब उन्हें नहीं मिलेगा तो वो शासन टिक नहीं पाएगा, कुछ समय बाद ध्वस्त हो जाएगा और वो यहाँ से चले जाएंगे, या कम से कम हमारी जो डिमांड है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर गांधी जी ने जो तरीका बताया था वो अहिंसा का था। देखिए, असहयोग जब आप करते हैं तो उसमें आप हिंसा भी कर सकते हैं। कोई आपसे काम करने को कहेगा, कोई आपसे सपोर्ट मांगेगा, आप उसे मना करने के जो तरीके हैं उसमें मार धाड़ भी अपना सकते हैं। लेकिन यहाँ वो नहीं करना था, हमें शांतिपूर्ण तरीके से सिर्फ मना कर देना था। और वही चीज़ यहाँ आप देख रहे हैं। इसके बाद आप नीचे देखिए, इसमें कहा गया कि ही वॉज द मेन फोर्स बिहाइंड द मूवमेंट। मतलब ये मुख्य उसके पीछे बल थे जो कि इस पूरे मूवमेंट का संचालन कर रहे थे। और इन्होंने लोगों से अपील की, जो व्यक्ति थे जो इनसे जुड़े हुए थे उनके साथ इन्होंने अपील की कि स्वदेशी का जो पीछे वाला प्रिंसिपल है, जो कि 1905 के बाद से काफ़ी लोकप्रिय होता है, तो उस पॉपुलर प्रिंसिपल को यहाँ लोग अडॉप्ट करें, एक्सेप्ट करें और उसी के आधार पर चलें। स्वदेशी का मतलब ये हो गया कि स्वदेशी यानी अपने देश का। ये चीज़ें हमने पीछे देखी हैं। तो जो स्वदेशी प्रिंसिपल है उसमें बहुत सारी हैबिटों की बात कही गई है, उसे देख लेते हैं। तो देखिए, हैबिट्स इंक्लूडिंग हैंड स्पिनिंग, वेविंग एंड वर्क फॉर रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी। ये 3 चीज़ें स्वदेशी के साथ और जुड़ जाती हैं। पीछे आपने देखा कि स्वदेशी में अपने देश की जो चीज़ें हैं उनको अपनाना, और जो ब्रिटिशर्स सामग्रियां हैं या चीज़ें हैं उनका बाइकआउट करना, बहिष्कार करना, उसके साथ विभिन्न संगठन बनाना, ये सब जो चीज़ें हैं ये स्वदेशी में आती हैं। इसके अलावा अपने देश की जो शिक्षा पद्धति है उसको अपनाना। लेकिन यहाँ पर स्वदेशी शब्द का जो विस्तार है वो गांधी जी के द्वारा किया गया। उन्होंने इसको और बढ़ा चढ़ा दिया। बढ़ाने का मतलब ये कि इसमें जो कुछ हैबिट हैं, जैसे कि हाथ से कपड़े को बिनना, जो बुनकर वाला काम होता है, हथकरघा, मतलब जो मिल से कपड़े बिनकर आते थे, बुनाई होती थी, जो विदेशी कपड़े कहे जाते थे, उनका बहिष्कार हम कर दे रहे हैं। और अपने हाथ से सूत काट कर, चरखा काट कर, जैसे गांधी जी करते थे वैसे करके वस्त्रों का निर्माण कार्य हो, और यहाँ के जो यहाँ का हथकरघा उद्योग है या यहाँ के जो बुनकर हैं उनको रोजगार प्राप्त हो। ये भी इसके पीछे एक मंतव्य था। इसके साथ अनटचेबिलिटी को यहाँ पे पूरी तरह से रिमूव करने की आवश्यकता थी। अछूतोद्धार ये गांधी जी का बेसिक प्रिंसिपल था। जैसे अहिंसा है वैसे ही ये जानते थे कि समाज के हर वर्ग को लेकर ही आंदोलन को सफल बनाया जा सकता है। अगर उसमें हम किसी एक पक्ष को नकार देंगे या छोड़ देंगे तो जो आंदोलन है, जो मूवमेंट है, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। और इसीलिए हमेशा चाहते थे कि हरिजन कल्याण हो, यानी जो यहाँ पे निम्न तबका कहा जाता है, जिसके साथ बहुत ज़्यादा शोषण वाला बर्ताव पहले से ही हो चुका है और उसके अंदर असंतोष है, वो संतुष्ट नहीं है, तो ऐसे में वो अंग्रेजों के पक्ष में हो सकता है या अपने हाथ पीछे खींच सकता है या कोई भी चीज़ आ सकती है। तो सबसे पहले यूनिटी को इस्टेब्लिश करना ही ज़रूरी था और उसके लिए अनटचेबिलिटी को दूर करने की आवश्यकता थी। तो ये सब चीज़ें गांधी जी ने इसमें स्वदेशी वाला जो कॉन्सेप्ट था उसके अंदर जोड़कर ये असहयोग वाला अपना जो डॉक्ट्राइन है इसको दिया था। तो असहयोग में कुछ नया नहीं है, स्वदेशी का ही थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन आप इसे यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद आप आगे देखें, स्वदेशी में भी यही था, असहयोग वहाँ भी था। जैसे आप देख रहे हैं ना, स्वदेशी चीज़ों को हम अपना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जितनी विदेशी चीज़ें या प्रणालियाँ हैं उनको हम रिजेक्ट कर रहे हैं, उसका रिमूवल चाहते हैं। तो ये भी तो एक तरह का असहयोग ही है, नॉन कॉपरेशन है। फिलहाल देखते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा, देखिए, ही एड्रेस लैक ऑफ पीपुल्स ड्यूरिंग हिज नेशन वाइड टूर इन 1921। ये जो असहयोग आंदोलन था, इससे पहले आप देखते हैं कि गांधी जी का जो भारत में पहला अभियान था, पहला जो यहाँ पे कैंपेन था, वो चंपारण सत्याग्रह, नील आंदोलन था। पूरी तरह से 3 कठिया को इन्होंने पूरी तरह से उखाड़ दिया और सरकार इनकी मांगे मानने पर विवश हो जाती है।
उसके बाद गांधी जी को एक के बाद एक लगातार धड़ाधड़ सक्सेस मिलने लगती है। मतलब आप देखेंगे चंपारण के बाद खेड़ा, उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल, या तमाम चीज़ें हैं। तो इस सक्सेस से गांधी जी थोड़ा सा अभिभूत हो जाते हैं, और कोई भी हो जाता है जब लगातार आपको सफलता मिलती है, आप एकदम से शिखर पर पहुंच जाते हैं, आते ही आपको एकदम हाथों हाथ लिया जाता है, तो इससे थोड़ा दिमाग में एक आत्मविश्वास पैदा होता है और इन्हें ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। और उसके बाद इन्होंने कहा कि असहयोग वाला जो ये कॉन्सेप्ट है, जैसा मैं कह रहा हूँ अगर ऐसा आप लोग करेंगे, पूरे जनसमूह को इन्होंने संबोधित किया। यहाँ आप देख रहे हैं जो लाख की संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे, बड़ी मात्रा में जन समर्थन भी गांधी जी को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जैसा मैं कह रहा हूँ अगर उस रास्ते पर आप चलते हैं तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। स्वराज की प्राप्ति यही तो लक्ष्य था, स्वदेशी का भी यही उद्देश्य है। तो 1 साल के भीतर हम स्वराज्य हासिल कर लेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसलिए जनता और ज़्यादा उत्साहित हो जाती है। कोई भी जो आम जनता होती है, आम सोच वाला आदमी होता है, वो तुरंत रिजल्ट चाहता है, और तुरंत अगर शॉर्टकट में हमें रिजल्ट मिल जा रहा है तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है। तो लोग अपनी जी जान इसमें झोंक देते हैं, लोग अपनी नौकरियां छोड़कर इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, या अपनी जो पढ़ाई है उसको छोड़कर इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपना सब कुछ इसमें झोंक देते हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम लीग का भी पूरा सपोर्ट इन्हें प्राप्त होता है, क्योंकि इससे पहले खिलाफत वाले दौर में गांधी जी ने काफ़ी हद तक उन्हें सपोर्ट किया था, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी को सपोर्ट किया था। तो यहाँ जो मुस्लिम लीग है ये इनके साथ थी। अब इसके बाद होता यह है कि 1922 में जो चौरी चौरा वाला कांड होता है, वहाँ से सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाता है, और कहा यह जाता है कि गांधी जी इसके पीछे कुछ और सोच रहे थे, क्योंकि 1 साल के भीतर स्वराज्य प्राप्ति ये बहुत बड़ी बात होती है, मतलब ये असंभव सी चीज़ है और इतनी जल्दी नहीं हो सकता। ये गांधी जी को बाद में रियलाइज़ होता है, और तब उनके पास एक ही विकल्प होता है कि इस असहयोग को यहीं पर समाप्त किया जाए, क्योंकि ये सफल होता दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार के ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ रहा है, पड़ तो रहा ही है लेकिन उतना नहीं पड़ रहा है जितना होना चाहिए। तो ऐसे में इसको यहीं पर ड्रॉप करके कुछ नया प्लान करना चाहिए, और वो प्लान था, आप देखेंगे आगे, सविनय अवज्ञा। लेकिन सविनय अवज्ञा या जो इनका व्यक्तिगत सत्याग्रह था, उसके लिए इन्हें समय चाहिए था, और असहयोग अगर ऐसे ही चलता रहता तो इसमें जन भागीदारी भी घट रही थी, लोग पीछे हाथ खींच रहे थे, देख रहे थे कि इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इसे यहीं पर खत्म करना बहुत जरूरी था, और उन्होंने चौरी चौरा का बहाना बनाकर यहाँ पे इसे रिजेक्ट कर दिया, मतलब इसे ड्रॉप कर दिया। ये सब चीज़ें हम देखते हैं। इसके बाद आगे चलें तो इसमें CR दास का नाम आता है। मोहनदास करमचंद्र गांधी को हमने देखा, उनका जो प्लान था उसे देखा। CR दास का ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, इसमें क्या रोल था, आइए देखें। तो चितरंजन दास इनका पूरा नाम है, और कांग्रेस का जो 1920 का नागपुर सेशन होता है, उसमें असहयोग के प्रस्ताव के पक्ष में काफ़ी महत्वपूर्ण इनका रोल रहता है, मतलब उसके फेवर में ये रोल प्ले करते हैं, उसको ये सपोर्ट करते हैं। और बाद का जब समय आप देखेंगे तो आंदोलन प्रारंभ होने पर भी इनका काफ़ी सक्रिय योगदान होता है, मतलब ये जी जान से इसमें लगे रहते हैं। देश बंधु की इनकी उपाधि थी, और ये समाज सेवक थे, समाज सुधारक थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, जो नागपुर सेशन था उसमें 1920 में इसको पूरी तरह से अनुमोदित किया। देखिए कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि असहयोग का जो प्रस्ताव है, इसका जो प्रपोजल है, वो कहाँ पर पास होता है। तो देखिए इसका जो पहली बार प्रस्तुतिकरण होता है वो कलकत्ता अधिवेशन में होता है सितंबर में, लेकिन बाद में दिसंबर का जो महीना रहता है उसमें नागपुर सेशन होता है कांग्रेस का, और वहाँ पर मतलब आप समझ लीजिए जो कलकत्ता सेशन है वो विशेष अधिवेशन होता है, मतलब स्पेशल सेशन होता है। और उसके बाद दिसंबर वाला जो मौसम रहता है उस समय नागपुर अधिवेशन होता है, और वहाँ पे इस पर ठप्पा लग जाता है, यानी मुहर लग जाती है। तो दोनों आपको याद रखने हैं, कलकत्ता वाला भी और नागपुर वाला भी। तो फिलहाल यहाँ पे CR दास ने पूरी तरह से जो 1920 का नागपुर सेशन था, दिसंबर के महीने में अक्सर कांग्रेस के सेशन होते थे, तो उसमें इसको सपोर्ट किया। इसके बाद देखिए, प्ले अ मेजर रोल इन प्रमोटिंग द मूवमेंट, अ सक्सेसफुल लॉयर, ही बाइकॉट द लॉ कोर्ट एंड गिव अप अ नीचे आप देख रहे हैं लेक्रेटिव प्रैक्टिस, और हिज 3 सबऑर्डिनेट्स एंड सपोर्टर्स, और नीचे इनके जो सबऑर्डिनेट और सपोर्टर हैं उनके नाम दिए हैं, जिसमें कि आप वीरेंद्रनाथ समसाल का नाम देख रहे हैं, ये आप देख लीजिए। उसके अलावा ये वीरेंद्रनाथ सैमसल इनका नाम था। चटगांव से अगर देखा जाए तो GM सेन गुप्ता है, कलकत्ता से सुभाष चंद्र बोस हैं, ये सब इनके साथ थे। सुभाष चंद्र बोस भी, वो अपनी जो ICS वाली नौकरी थी उसको त्याग पत्र देकर यहाँ पर कूद पड़ते हैं एकदम से आंदोलन में। 4था स्थान उन्हें पूरे यहाँ पे पूरी परीक्षा में प्राप्त होता है। बड़ी बात थी, उस समय कोई भारतीय क्लियर ही नहीं कर पाता था, वहाँ स्थान और रैंकिंग बनाना ये बहुत बड़ी बात। लेकिन इन्होंने वो पेशा छोड़ दिया, आराम की नौकरी छोड़कर कष्टपूर्ण जो जिंदगी है उसको बिताना मंजूर किया, और ये गांधी जी के सपोर्ट में आ जाते हैं। तो उस समय ये गांधी जी के साथ अपना मतभेद नहीं रखते थे। तो ये सब इनके सपोर्टर हैं। इसके बाद आप देखिए, ये मिदनापुर वाला क्षेत्र है, ठीक है। वीरेंद्रनाथ जो सैमसल है ये मिदनापुर से हैं, GM सेन गुप्ता जो है ये चटगांव से हैं, और सुभाष चंद्र बोस जो कि कलकत्ता से हैं। तो ये पूरे बंगाल के अलग अलग हिस्सों से चितरंजन दास को सपोर्ट प्राप्त हो रहा था, मतलब ये सब मिलकर यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को और ज़्यादा प्रोपेगेट करने का काम कर रहे थे। इसके बाद नीचे आप देखते हैं कि प्ले अ मेजर रोल इन यूनिटिंग द हिंदू एंड मुस्लिम। जो बंग भंग के समय यहाँ भेदभाव पैदा हो गया था, हिंदू और मुसलमानों को तोड़ने का प्रयास किया गया, वो यहाँ पर भी स्पष्ट दिखाई दे रहा था। हालांकि मुस्लिम लीग सपोर्ट में थी, तो हिंदू और मुस्लिमों के दिमागों को और उनके विचारों को जोड़ने का काम इन्होंने किया। ये एक प्रशंसनीय कदम। इसके बाद आगे चले तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू का आपको नाम दिखाई देता है। जवाहरलाल नेहरू कैरीड ऑन नॉन कॉपरेशन प्रोपेगेंडा एंड इनकरेज द फॉर्मेशन ऑफ किसान सभा टू टेक अप द कॉज ऑफ पीजेंट्स एक्सप्लोटेड बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज। उस समय जो पीजेंट्स होते थे, मतलब जो किसान होते थे,
खेतीहर किसान होते थे उनको सरकार बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करती थी, मतलब उनका बहुत ज़्यादा शोषण होता था। उनसे मनमाने तरीके से खेती करवाई जाती थी, मनमानी लगान वसूली जाती थी। सूखा पड़ गया, फसल बर्बाद हो गई, उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है, उसे अपनी लगान चाहिए, अपना टैक्स चाहिए। तो वो रेवेन्यू वसूलने के लिए बहुत सख्ती वाले तरीके अपनाए जाते थे। और जो आदिवासी कृषक थे, मतलब आप देखेंगे जो ट्राइबल फार्मर्स हैं, उनकी ज़मीनों को दीकुओं को दिया जाता था, मतलब जो बहरदार होते थे, बाहरी वाले होते थे। तो ऐसा सिस्टम हो रहा था। तो इसलिए यहाँ पर जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने ये मांग उठाई कि किसानों का जो मुद्दा है, जो पीजेंट्स हैं, उनका भी जो मैटर है उसको इसमें इन्वॉल्व किया जाए ताकि ये और बड़े पैमाने पर फैल सके। उन्होंने असहयोग आंदोलन का जो ये पूरा प्रचार प्रसार था उसमें काफ़ी मेजर रोल प्ले किया था, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसमें आप देखिए कि जब गांधी जी असहयोग आंदोलन को ड्रॉप कर देते हैं तो उसके बाद जवाहरलाल नेहरू इसका तीव्र विरोध भी करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, मतलब जो गांधी जी का डिसीजन था विदड्रॉ द मूवमेंट, उसका ये प्रोटेस्ट करते हैं। इसके बाद जेएम सेन गुप्ता को आप देखिए, तो जेएम सेन गुप्ता थे कौन? ये एक बंगाली थे, नेशनलिस्ट लीडर थे, ये आप जानते हैं, और सपोर्टेड द लेबर्स ऑन टी प्लांटेशन इन आसाम इन देयर प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक। मतलब इन्होंने क्या किया, जो आसाम के चाय बागान वाले लेबर थे, वहाँ पे काम करने वाले मजदूर थे, उनको उनके हित में या उनके सपोर्ट में ये प्रोटेस्ट कर रहे थे और स्ट्राइक्स कर रहे थे, यानी हड़तालें आयोजित करते थे। तो कुल मिलाकर इनका भी वही काम था। अलग अलग तरीके से भिन्न भिन्न जो व्यक्तित्व हैं, पर्सनालिटीज़ हैं, वो यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट कर रही हैं। उनका तरीका अलग हो सकता है लेकिन उद्देश्य एक है। इसके बाद बसंती देवी, ये बसंती देवी हैं कौन? महिला का नाम है। तो आप देखिए कि चित्तरंजन दास की बीवी हैं, पत्नी है उनकी। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय के जो सेना नायक होते थे, मतलब सेनानी होते थे, ये सभी सेनानी ही तो हैं, ये अपने सपरिवार पूरे आंदोलन में हिस्सा लेते थे, मतलब अपना पूरा जीवन दांव पर लगा देते थे। ये बड़ी बात होती है। तो बसंती देवी जो है ये सीआर दास की पत्नी है और वाज द वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन वॉलंटरी टू कोर्ट अरेस्ट इन 1921। मतलब ये जो है ये वॉलंटियर हैं और ये पहली महिला है, मतलब इस प्रकार की पहली महिला स्वयंसेवी थी जिनको कि अरेस्ट किया जाता है 1921 में। इस प्रकार की ये पहली है, तो पहले को आपको याद रखना है, ठीक। बसंती देवी स्वयंसेवकों में ये पहली महिला स्वयंसेविका थी जो कि 1921 में अरेस्ट की जाती है। सरकार बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां करवाती है और बड़ा ही दमनकारी रवैया होता है, मतलब सरकार दबाने का बहुत प्रयास करती है और ये जाहिर करती है कि हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इसके बाद आगे चले तो इसमें और भी नाम आपको दिखाई देंगे, जैसे बीरेंद्रनाथ सैमसल। आपने पीछे देखा कि ये सपोर्टर थे, लेकिन यहाँ इनका अलग से भी दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, ऑर्गेनाइज द एंटी यूनियन बोर्ड एगिटेशन इन द, नीचे आप देख रहे हैं कांताई एंड तामलुक सब डिवीजन। ये कांताई और तामलुक क्या है? ताम्रलिप्ति इसको किसी जमाने में कहा जाता था, बंगाल का क्षेत्र है। ये सब डिवीजन थे। तो यहाँ पर जो यूनियन बोर्ड का प्रोटेस्ट हो रहा था, उसके प्रदर्शन हो रहे थे, उसको एकजुट करने का काम ये वीरेंद्रनाथ सैमसल का था। और नवंबर-दिसंबर 1921 का जो समय है, इसमें मिदनापुर में जो कर न देने का विरोध होता है या कर न देने का जो सपोर्ट होता है, वो इनके द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब ये, यहाँ पर आप देखिए इनके विषय में कहा गया है कि जो सैमसल नाम के ये व्यक्ति हैं, इनका पूरा नाम बीरेंद्रनाथ सैमसल है, तो ये नो टैक्स मूवमेंट जो है इसको चलाते हैं और इनका जो क्षेत्र है उसको आप मिदनापुर याद रखिएगा। इसके बाद जितेंद्रनाथ बनर्जी का नाम आपको दिखाई दे रहा है, ये जितेंद्र लाल बनर्जी हैं असल में। और ऑर्गेनाइज, यहाँ नीचे आप देख लीजिए, ऑर्गेनाइज द पीजेंट्स इन 1921 to 22 टू रजिस्ट सेटलमेंट ऑपरेशन इन बोगरा, पाबना एंड बीरभूमि। यहाँ पर जो इनका क्षेत्र है उसको आपको ध्यान देना है, बोगरा है, पाबना है और बीरभूम है, जहाँ पे ये इस प्रकार का रजिस्ट करते हैं। और इनका जो समय है वो 1921 से लेकर 22 का है। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस को देखेंगे, तो सुभाष चंद्र बोस जो है इस पूरे मूवमेंट को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं और ये रिजाइन कर देते हैं सिविल सर्विसेज से, जिसमें कि इन्हें अच्छी खासी रैंकिंग और बढ़िया ओहदा प्राप्त हो सकता था। और ही वॉज अपॉइंटेड द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल कॉलेज इन कलकत्ता। मतलब कलकत्ता का जो नेशनल कॉलेज था वहाँ पे ये प्रिंसिपल अपॉइंट होते हैं। तो ये सब इनके जीवन का मतलब यहाँ पे चरण है जो कि असहयोग के समय में घटित होता है। इसके बाद आप आगे देखें तो यहाँ पे शौकत अली और मोहम्मद अली नाम के जो ये अली ब्रदर्स थे, इनके बारे में नाम आता है, हु आर द फॉरमोस्ट खिलाफत लीडर। देखिए आप, जो पीछे 1919 का खिलाफत मूवमेंट है उसके भी लीडर आकर असहयोग को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि गांधी जी ने उन्हें सहयोग दिया था तुर्की के खलीफा का मान सम्मान वापस दिलवाने के लिए। और गांधी जी का मकसद भी उसके पीछे यही था कि ये जो अल्पसंख्यक है इनके दिमागों को, इनके दिलों को जोड़ा जाए, जो पहले की दरार आई है उसको पाटने का काम किया जाए, और इसके लिए इन्हें एक बढ़िया अवसर दिखाई देता है। तो बात ठीक थी। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो अली ब्रदर्स हैं ये सपोर्ट करते हैं, ये खिलाफत के लीडर थे, इनका असहयोग से कोई संबंध तो नहीं था, लेकिन ये गांधी जी को सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये पूरी तरह से जो सपोर्ट है गांधी जी का वो करते हैं और नेशन वाइड टूर टू स्प्रेड द मूवमेंट, ये पूरे देश भर में भ्रमण करते हैं और जो आंदोलन होता है उसको स्प्रेड करने का काम करते हैं। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, मतलब एट द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस मोहम्मद अली डिक्लेयर दैट इट वाज रिलीजियसली अनलॉफुल फॉर द मुस्लिम टू कंटिन्यू इन ब्रिटिश आर्मी। मतलब आप देखिए कि यहाँ पर जो खिलाफत का कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस था, उसमें मोहम्मद अली ये इस बात की घोषणा करते हैं कि ये पूरी तरह से धार्मिक रूप से अवैध है या धर्म विरुद्ध है कि जितने मुस्लिम हैं वो ब्रिटिश आर्मी में कंटिन्यू रहें या उसमें सपोर्ट करें। तो ब्रिटिशों को सपोर्ट करना ये हमारे धर्म की खिलाफत है और इसलिए हम यहाँ पे धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। और
यहाँ हम जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट है उसको सपोर्ट करेंगे। इसके बाद आप आगे चले, द अली ब्रदर्स वर अरेस्टेड लेटर, मतलब जितने भी यहाँ पे आपको क्रांतिकारी दिखाई दे रहे हैं वो सब अरेस्ट हो जाते हैं, गिरफ्तार सरकार करती ही है, तो इसमें ये भी गिरफ्तार होते हैं। इसके बाद मोतीलाल नेहरू को आप देखिए, तो इनके बारे में कहा गया कि रिनाउंस हिज लीगल प्रैक्टिस इन रिस्पॉन्स टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉल्ड बाय गांधी, मतलब गांधी जी के आह्वान पे इन्होंने जो इनकी लीगल प्रैक्टिस थी यानी वकालत थी उससे पूरी तरह से त्यागपत्र दे दिया, और उसके बाद ये गांधी जी के सपोर्ट में यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के सपोर्ट में उतर आते हैं। मोतीलाल नेहरू खुद बहुत बड़े वकील थे, बहुत ये रईस आदमी थे, पैसे वाले थे, और इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जो कि इनके इकलौते पुत्र थे, पुत्रियां कई सारी थी लेकिन बेटे एकमात्र यही थे, तो इनको एक राजकुमारों की तरह से पालन पोषण दिया था, मतलब एक प्रिंस वाला जो बिहेवियर है वो इनके साथ किया जाता था। इनके साथ जहाँ भी ये जाते थे गाड़ियाँ होती थी, बढ़िया पहनने के लिए कपड़े होते थे, किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ न हो ये इसका पूरा ध्यान रखा जाता था। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपने बेटे को बिगाड़ दिया था, बढ़िया अनुशासन में रखते थे लेकिन सुविधाएं खूब देते थे। जैसे ये विदेश में पढ़ने गए तो वहाँ जो यूनिवर्सिटी इनकी थी उसके हर गेट पे कार खड़ी रहती थी, मतलब ये जिधर से निकल कर आए वहीं से उन्हें पिकअप कर ले ऐसे। तो ये भी आकर असहयोग में योगदान देने लगते हैं और इनका प्रभाव जवाहरलाल नेहरू पर भी पड़ता है, तो दोनों पिता पुत्र यहाँ इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ अगर आप देखें तो इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है 1921 में। 1921 में बहुत सारी गिरफ्तारियां होती हैं, कोई एक गिरफ्तारी नहीं होती है, और उसमें से मोतीलाल नेहरू भी हैं। इसके बाद यहाँ आप देख लीजिए, अदर नोटेबल लॉयर हु गेव अप देयर प्रैक्टिस इंक्लूडेड M.R. जयकर। अब यहाँ पे मोतीलाल नेहरू या इस प्रकार के और भी वकील थे, ये अकेले नहीं थे, अपनी प्रैक्टिस से रिजाइन करने वाले कुछ और व्यक्तियों के नाम यहाँ दिए हैं, जैसे M.R. जयकर हैं, इसके अलावा सैफुद्दीन किचलू हैं ये, और आप देख लीजिए वल्लभ भाई पटेल हैं, ये भी वकील थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये भी वकील थे, इसके अलावा टी प्रकाशम और आसफ अली ये सब क्या है, लॉयर हैं, वकील हैं। उस जमाने में जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे वो या तो बैरिस्टर बन जाते थे या वकील बन जाते थे, ये उस समय का सबसे अच्छा पेशा माना जाता था। तो ये चीज़ें आपने देखी, इन लोगों ने क्या किया, अपनी जो लॉ प्रैक्टिस थी उससे रिजाइन कर दिया। उसके बाद आप आगे देखें, देयर सेक्रीफाइस इंस्पायर्ड मेनी अदर्स, और इस प्रकार का जब इन्होंने रिजाइन किया उस समय वकील का पेशा काफ़ी सम्मानित भी होता था, और सम्मानित होने के साथ साथ पैसे वाला होता था, बेनिफिशियल होता था अगर सरकार के हिसाब से चला जाए तो ऐसी कंडीशन में जब इतना बड़ा सेक्रीफाइस इन्होंने किया तो इससे और लोग भी इंस्पायर होते हैं, और उसके बाद ये पूरी जो गवर्नमेंट जॉब वाला सिस्टम होता है उससे एक के बाद एक बाइकआउट करने लगते हैं। मतलब छात्र जो है वो अपनी पढ़ाई छोड़ने लगते हैं, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे वो अपनी नौकरी छोड़ने लगते हैं, और मेन स्ट्रीम ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब ये जो आज़ादी का पूरा संघर्ष चल रहा था उसमें मुख्य धारा में आकर ये लोग जुड़ जाते हैं। इसके बाद नीचे आपको लाला लाजपत राय का नाम दिखाई दे रहा है। तो लाला लाजपत राय वॉज इनिशियली नॉट इन फेवर ऑफ पॉलिसी ऑफ नॉन कोऑपरेशन, ही वॉज अगेंस्ट द बाइकआउट ऑफ स्कूल्स। देखिए लाला लाजपत राय, आपने पीछे इनके बारे में देखा स्वदेशी वाले में, तो स्वदेशी वाले में ये पूरा योगदान अपना दे रहे थे। जो कायस्थ समाचार था उसमें ये तरह तरह के अपने आर्टिकल्स छापते थे, और उसमें इस बात का आह्वान किया जाता था कि यहाँ के जो यूथ हैं, यहाँ के जो युवा हैं वो टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त करें। इसके लिए अगर उन्हें विदेश जाना पड़ रहा है तो विदेश जाएं और वहाँ से टेक्निकल नॉलेज सीख कर अपने देश की तरक्की करें। अब यहाँ देखिए इन्होंने क्या किया, लाला लाजपत राय ने इसलिए विरोध किया क्योंकि ये जो स्वदेशी मूवमेंट था इसमें विद्यार्थी अपने स्कूल की पढ़ाई छोड़कर आ रहे थे, तो स्कूलों के बाइकआउट को इन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था। इनका मेन जो मकसद था वो स्कूलों का बाइकआउट रोकना था, पढ़ाई न छोड़े, बाकी सब करें पढ़ाई न छोड़े। अब यहाँ देखिए, बट लेटर ही सपोर्टेड द मूवमेंट, बाद में क्या होता है ये भी जो है पूरी तरह से मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट विदड्रॉल इन 1920, मतलब यहाँ तक इसमें कहा गया है कि जो 1922 का यहाँ चौरी चौरा के बाद विदड्रॉल हो जाता है स्वदेशी आंदोलन का, माफ कीजिएगा असहयोग आंदोलन का, तो उसके बाद तब ये जो इसका रद्द किए जाने की बात है उसका विरोध करते हैं कि क्यों रद्द कर दिया। पहले क्या था, ये इसके शुरू करने का विरोध कर रहे थे, कारण चाहे जो भी रहा हो, और उसके बाद इसके रद्द किए जाने का विरोध करते हैं। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद को देख लीजिए, ठीक नीचे, भारत के पहले राष्ट्रपति, और इनका बिहार क्षेत्र था, इन्हें राजेंद्र बाबू भी कहा जाता था, और इन्होंने एक्टिवली सपोर्ट किया था गांधीयन मूवमेंट को, और हमेशा ये गांधी जी के साथ रहे, उनकी परछाई की तरह से। कुछ लोग जो थे वो गांधी जी के एकदम से जो पदचिन्ह थे उस पर चलने वाले लोग थे, और उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसी प्रकार से आप चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को देखेंगे, पट्टाभी सीतारमैया को देखेंगे, ये जितने लोग हैं ये सब गांधी जी के एकदम जो पदचिन्ह फुटप्रिंट होते थे उस पर चलते थे, उससे जरा भी दाएं बाएं नहीं जाते थे। और कुछ लोग ऐसे थे जो कि गांधी जी का प्रोटेस्ट भी करते थे, उन्हें सपोर्ट करते थे, उनका प्रोटेस्ट करते थे। उसमें सबसे ज़्यादा मुखर थे सुभाष चंद्र बोस। इन्हें अगर आप देखेंगे तो ये गांधीयन फिलॉसफी पे अमल तो करते थे, और गांधी जी से इन्हें पूरा जो सपोर्ट था वो मिलता था, लेकिन बाद में इनके मतभेद इसलिए सामने आते हैं क्योंकि दोनों की विचारधारा अलग होती है। तो ये गांधी जी की हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं, बल्कि उनसे अलग का रास्ता बना लेते हैं, यानी फॉरवर्ड ब्लॉक, उसे भी हम देखेंगे। और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। सुनने में तो ये लगता है कि ये गांधी जी के चेले बन गए थे, लेकिन ऐसा था नहीं। ये गांधी जी से प्रभावित थे, लेकिन पढ़े लिखे और खुले दिमाग वाले इंसान थे, और समाजवादी विचारधारा भी इनके अंदर पाई जाती थी। ये रशिया को सपोर्ट करते थे, तो रशियन जो समाजवादी विचारधारा है उसको भी ये यहाँ पे अडॉप्ट करना चाहते थे। कुल मिलाकर ये गांधी जी के एकदम से अक्षरशः जो आदेश होते थे उसका पालन नहीं करते थे, उसमें ये अपनी बुद्धि लगाते थे। तो यहाँ कुछ अनुयायी हैं और कुछ जो है प्रशंसक हैं। अब इसके बाद आप आगे देखें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है।
और स्प्रेड द मूवमेंट इन गुजरात। ये गुजराती थे, गांधी जी भी गुजराती थे। और कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जो लिखा जाता है उसमें ऐसे लिखा जाए या फिर ऐसे लिखा जाए। ये दोनों जो इसके वर्तनी वाले तरीके हैं, कौन सा तरीका सही है? नोट पे ऐसे लिखा रहता है और बाकी जगह लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए शुद्ध तो यही है, यहाँ पे जो ये बिंदी लगती है ना, चंद्रबिंदी, यही वाला सही है। ये जो उच्चारण है ये गुजराती लैंग्वेज के अल्फाबेट में सही बैठ सकता है, हिंदी में नहीं। हिंदी के हिसाब से ये वाला गांधी सही। फिलहाल आगे चलते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखा जाए तो गुजरात से ये मूवमेंट को पूरी तरह से स्प्रेड करने का काम कर रहे थे और नॉन कॉपरेशन वाला पूरा सिस्टम इसको फैलाने की कोशिश कर रहे थे। इनका जो रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म था, टू फाइट अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अल्टरनेटिव की तरह से योगदान दे रहे थे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनका भी पूरी तरह से सपोर्ट था। उनका ये कहना था कि क्रांतिकारी आतंकवाद की अपेक्षा, ऐसा नहीं था कि ये क्रांतिकारी आतंकवाद को एकदम से नकार देते थे, ये बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो असहयोग की पॉलिसी थी उसको ज़्यादा सही ठहराया। तुलना दोनों की अगर तुलना की जाए तो दोनों में कंपैरिजन अगर करते हैं तो असहयोग वाली जो नीति है वो ज़्यादा सही बैठती है, क्योंकि उससे हम अपना काम निकाल सकते हैं। और इसी तरीके से ये जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है इसको हटाया जा सकता है या रिमूव किया जा सकता है। इसके बाद आप मोतीलाल तेजावत को देखेंगे ठीक नीचे यहाँ पर। तो इनके बारे में अगर आप देखें, ये मोतीलाल तेजावत थे, मोतीलाल नेहरू इन्हें मत समझिएगा, ये दूसरे हैं। इन्होंने जो नॉन कॉपरेशन की पूरी एक्टिविटीज़ थी उसमें काफ़ी एक्टिव सपोर्ट अपना दिया था और इसके लिए इन्होंने जो भील कम्युनिटी थी उसको एकजुट किया, उसकी यूनिटी को बनाए रखा और भील आंदोलन को अपना समर्थन दिया। तो ये भीलों की ओर से एक नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद आप अल्लूरी सीताराम राजू को देख रहे हैं ठीक नीचे, ये अल्लूरी सीताराम राजू हैं और इन्होंने भी जो आंध्र क्षेत्र था, आंध्र रीजन था, वहाँ पे जो ट्राइबल लोग थे उनको एकजुट करने का काम किया और उनकी जो डिमांड थी, उनकी अपनी पर्सनल समस्याएं थी। उस जमाने में जो ट्राइबल लोग होते थे वो अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। असल में अंग्रेज़ों से उनका सीधा कॉन्टैक्ट नहीं होता था, बीच में लैंडलॉर्ड्स होते थे या मनी लेंडर्स होते थे या दीकू लोग होते थे जो कि बाहर से आके अंग्रेज़ों के आदेश पे या उनकी शह पे इन आदिवासियों की ज़मीनों को हड़पा करते थे। तो बहुत तरह की समस्याएं थी और इन समस्याओं से ये जो जनजातियां हैं, ट्राइबल लोग हैं, ये पहले से ही ऊब चुके थे। तो इनके असंतोष को यहाँ पे असहयोग आंदोलन में ईंधन की तरह से इस्तेमाल किया जाए और इसी के लिए अल्लूरी सीताराम राजू ने क्या किया, ये जितनी भी ट्राइबल्स लोग थे मतलब आंध्र क्षेत्र के, उनको इकट्ठा किया और उनकी जो समस्याएं थी उनको नॉन कॉपरेशन से अटैच कर दिया। ये सिस्टम था और इससे इनके अंदर जो असहयोग की भावना है वो फैल जाती है। इसके बाद आगे चले तो हसरत मोहानी का नाम आता है ठीक नीचे। ये खिलाफत के लीडर थे। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से इनका या जो नेशनल मूवमेंट है उससे कोई कनेक्शन नहीं है, ये रिलीजियस मूवमेंट से जुड़े हुए थे। लेकिन यहाँ पर चूंकि आप जानते हैं कि खिलाफत वाला जो सिस्टम था वो गांधी जी की विचारधारा के साथ जुड़ गया था, चूंकि गांधी जी से उन्हें सपोर्ट प्राप्त हुआ था। तो जब अली ब्रदर्स की गिरफ्तारी होती है तो उसके बाद ये क्या करते हैं, मतलब अली बंधु जो है वो गिरफ्तार हो जाते हैं 1921 में, दोनों ही। तो उसके बाद ये उनकी निंदा करते हैं, मतलब गिरफ्तारी की निंदा करते हैं और ये कहते हैं कि हमें पूर्ण आज़ादी चाहिए, पूरी तरह से अपना शासन चाहिए। इसके बाद आप आगे नीचे देखें, पुरुषोत्तम दास ठाकुर का नाम आता है। ये सभी क्रांतिकारी हैं, योगदान देने वाले व्यक्ति हैं। पुरुषोत्तम दास ठाकुर हैं, उसके साथ जमुना, यहाँ नीचे आपको जमुना दास, द्वारका दास दिखाई दे रहे हैं। ये एक ही आदमी का नाम है, दो नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए और भी नाम है इसमें, कोवास जी, जहांगीर, फ्रोजे, सेतना और सीतलवाद, ये सब नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये नाम है अलग अलग क्रांतिकारियों के या जो लीडर्स हैं उनके नाम हैं। ये अगर आप देखें तो पारसी है, उसी प्रकार से अन्य व्यक्ति भी हैं। तो ये जितने भी इंसान आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इन सभी ने औद्योगिक क्षेत्र या जो व्यापारी वर्ग था उस ओर से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट किया था। मतलब ये खुद इंडस्ट्रियल एरिया या इंडस्ट्रियल जो सेक्टर था उससे अटैच थे। ये खुद या तो व्यापारी थे या उद्योगपति थे और इन्होंने क्या किया, पूरा जो संगठन था उसको एकजुट करके ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था इसमें उतारने का काम किया। तो ये बड़ी बात होती है। और 1920 में असहयोग विरोधी एसोसिएशन की स्थापना की। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है, असहयोग विरोधी एसोसिएशन, मतलब ये क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो प्रोटेस्ट ये असहयोग का नहीं कर रहे थे, यहाँ ये मत समझिएगा, इसीलिए मैंने कहा कि इन्होंने सपोर्ट किया। देखिए पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास या जो जमनालाल द्वारका दास हैं, इन सभी ने यहाँ पे असहयोग विरोधी जो एसोसिएशन है, एंटी नॉन कॉपरेशन एसोसिएशन, उसको इस्टेब्लिश किया था। तो इसके पीछे इनका एक अनजाना डर था कि जो असहयोग आंदोलन है वो उद्योगों के खिलाफ है, मतलब उद्योगों को छोड़ने की बात कही जा रही है। और अगर उद्योग यानी जो इंडस्ट्रीज हैं वही नहीं रहेंगी तो हमारा जो खर्चा पानी है वो कैसे चलेगा। इनकी बहुत जो अपनी चीज़ें थी वो अंग्रेज़ों के साथ जुड़ी हुई थी। तो ऐसे भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया। लेकिन जब आप देखेंगे, ये 1920 की बात है, 1920 में आप 21 में आप आकर देखेंगे तो यहाँ पर इनका जो सहयोग है वो प्राप्त होने लगता है। और उसके बाद ये जो अपने तरह के व्यापारी या व्यवसायी हैं उनको ये समझाने लगते हैं कि असहयोग वाली जो नीतियाँ हैं वो असल में उद्योगों के खिलाफ नहीं है, वो अंग्रेज सरकार के खिलाफ है। और जो देशी उद्योग है अगर उनको हम समर्थन देते हैं तो इससे हमारा भी फायदा होगा। तो ऐसा ये करते हैं, बाद में करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं।
यहाँ देखिए कुछ और नाम जुड़ जाते हैं। तो के माधवन नायर का नाम, और इसके पहले आप यहाँ पे कु मोहम्मद हाजी का नाम देख रहे हैं, काला थिंगल मोहम्मद है, अली मुसलियार है, इसके अलावा सीथी कोया थंगल है। ये सब अच्छे अच्छे नाम हैं। इसके अलावा इम्बेची कोया थंगल है। ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी क्या है, विशिष्ट स्थानों पर खिलाफत गणराज्यों के अध्यक्ष थे, मतलब खिलाफत रिपब्लिक स्टैब्लिश हो गए थे, तो उनके ये प्रेसिडेंट की भूमिका निभा रहे थे, और ये भी सहयोग, जो असहयोग वाला ये मूवमेंट था, इसको सपोर्ट कर रहे थे। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे के माधवन नायर का नाम दिखाई दे रहा है, ये देखिए। उसके अलावा यू गोपाला मेनन है, ये एक ही व्यक्ति का नाम है। याकूब हसन है, और ये पी मोइनुद्दीन कोया है, ये पी मोइनुद्दीन कोया है इनका पूरा नाम है। उसके साथ साथ ये सभी जो है ये खिलाफत के नेता हैं। के माधवन नायर, यू गोपाला मेनन और याकूब हसन और ये कोया, ये सभी क्या है, खिलाफत के लीडर हैं। और इन्होंने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था इसको अपना पूरा सपोर्ट दिया, और फरवरी 1921 में, यहाँ देखिएगा, फरवरी 1921 में इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद स्वामी विश्वानंद को आप नीचे देखिए यहाँ पे, और उससे पहले यहाँ नीचे आप देख रहे हैं कि मोहम्मद उस्मान है, अनदर खिलाफत एग्रीगेटर। तो खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए भी बड़े बड़े जो व्यक्तित्व हैं या लोग हैं वो भी आकर इसमें जुड़े हुए हैं और पूरा सपोर्ट अपना दे रहे हैं। इसके बाद स्वामी विश्वानंद को अगर आप देखें तो सपोर्टेड बाई, यहाँ नीचे आप देख रहे हैं रामजस अग्रवाल, मतलब स्वामी विश्वानंद जो थे इन्हें रामजस अग्रवाल नाम का जो एक मारवाड़ी कार्यकर्ता था, मारवाड़ी ये माइन वर्कर था, इसका सपोर्ट प्राप्त होता था, और इन दोनों के सहयोग से यहाँ पे आंदोलन स्टार्ट होता है। और स्वामी विश्वानंद जो थे ये स्वामी दर्शनानंद के साथ सपोर्ट करके, मतलब ये आपस में असिस्टेंट था इनका, तो दर्शनानंद के साथ मिलकर ये असहयोग आंदोलन यानी जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इसके समर्थन में रानीगंज और झरिया वाला जो कोयला खनन क्षेत्र है, मतलब वहाँ पे कोल माइन हुआ करती थी, तो वहाँ के मजदूरों को ये एकजुट करके स्ट्राइक वगैरह करवाते हैं, जुलूस निकाला जाता है, मार्च होता है और विरोध जताया जाता है, मतलब हम सहयोग नहीं करेंगे, सरकार के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, इस प्रकार की घोषणा की जाती है। तो ये माइनिंग वाला जो एरिया था, और माइनिंग वाले एरिया में आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे रानीगंज झरिया बेल्ट जो कोल वाला है उसमें ये विरोध करते हैं। इसके बाद नीचे आपको किशन सिंह का नाम दिखाई दे रहा है। किशन सिंह और मोटा सिंह कॉल्ड द नो रेवेन्यू मूवमेंट, मतलब इन्होंने क्या किया, कर न अदायगी वाला जो नेतृत्व है या आंदोलन है उसको चलाने का काम किया। इनका कर न देने वाला जो घोषणा है वो चलता है। और जालंधर और होशियारपुर वाला इलाका इनका था, जहाँ से 1921 में ये अकाली दल का गठन करते हैं और उसके बाद कर न अदायगी वाला जो आंदोलन है उसको चलाते हैं, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को काफ़ी ज़्यादा ये पब्लिसिटी देते हैं, मतलब उसे लोकप्रिय बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं। इसके बाद नीचे और भी नाम है, जैसे कि आप यहाँ पे जयराम दास दौलत दास को देख रहे हैं, ये एक ही व्यक्ति का नाम है। वॉज द क्लोज एसोसिएट ऑफ गांधी जी, अब ये गांधी जी के नज़दीकी सहयोगी थे, निकट सहयोगी आप कह सकते हैं, और इन्होंने भी जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसमें उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा रोल, अपना मेजर रोल प्ले किया था, तो इनके बारे में जानते रहिए। इसके बाद स्वामी गोविंदानंद का नाम यहाँ पे आता है, इन्हें आप साइड में देख रहे हैं, ये वाले हैं, यहाँ देखिएगा। तो स्वामी गोविंदानंद ये भी गांधी जी के सपोर्टर थे, और इन्हें 5 साल के लिए जेल की सज़ा होती है। किस लिए जेल की सज़ा होती है, तो इनका जो पूरा प्रोग्राम था यानी सरकार विरोधी कार्यक्रम था उसके लिए, राजद्रोह ये करते हैं, सेडिशन करते हैं, और उसी की एवज में सरकार इन्हें जेल में भर देती है। अब इस प्रकार से ये बाद में कांग्रेस के विरोधी भी हो जाते हैं। गांधी जी को ये शुरुआत में सपोर्ट करते हैं, लेकिन बाद में ये कांग्रेस से अलग थलग हो जाते हैं, इनकी अपनी विचारधारा थी। इसके बाद नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे S.A. डोंगे का नाम आता है, R.S. निम्बकर है, और V.D. सात्य हैं, ये सब नाम है, सथाए या सात्य आप इन्हें कह सकते हैं, और R.V. नादकर्णी भी हैं, देशपांडे भी हैं और जोगलेकर भी हैं। तो इन सारे जितने भी महोदय यहाँ पर हैं इन्हें ध्यान से देख लीजिएगा। ये जितने भी नाम आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी जो सिद्धांतवादी छात्र समूह था उससे जुड़े हुए थे, मतलब रेडिकल स्टूडेंट ग्रुप जिसे कहा जाता है, उसको ये प्रमोट भी करते थे और उसी से अटैच भी थे, उसी का हिस्सा थे। और इनके बारे में अगर आप देखें तो ये कहा गया कि गांधी जी के जो व्यूज़ थे, मतलब ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था इसमें गांधी जी के जितने भी व्यू थे, पॉइंट ऑफ व्यू था, उससे पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रखते थे, सपोर्ट तो करते थे लेकिन एकदम से गांधी जी के ये मतलब फेवर में रहे ऐसा कुछ नहीं था। और गांधीवादी जो विचार थे उसकी तर्ज पे ये आंदोलन चलाने के समर्थक भी नहीं थे। और ये जितने भी हैं ये आर.बी. लोटवाला नाम के जो एक समाजवादी करोड़पति व्यवसायी हैं उससे कुछ ज़्यादा ही प्रेरित हो रहे थे, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा मिलेनियर टाइप के व्यक्ति थे और इनका नाम था लोटवाला, तो इससे ये इंस्पायर होकर काम कर रहे थे। इसमें जो S.A. डांगे हैं उन्हें ध्यान से देखिएगा। S.A. डांगे के बारे में अगर देखा जाए, यहाँ देखिए, अप्रैल 1921 में गांधी वर्सेस लेनिन नाम की जो बुक है उसको लिखने का काम ये करते हैं, उसके ये ऑथर हैं। और ये जो बुक है इसमें डोंगे ने जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं उसका नेशनलाइजेशन किया जाए इस बात पर बल दिया था। इसके अलावा जितनी भी लैंडलॉर्ड के अधिकृत भूमि है, मतलब जो यहाँ पे लैंड बड़े बड़े साहूकारों या जमींदारों के हाथ में है, उसको काश्तकारों के बीच में विभाजित कर दिया जाए। कहने का मतलब यह है कि यहाँ जो जमींदारी थी उसको फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, किसानों के पास उनकी अपनी ज़मीन हो, ना कि कोई ज़मीन का दूसरा मालिक हो और वो यहाँ पे बेगारी करे। इस प्रकार का सिस्टम नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ स्वराज्य की स्थापना होनी चाहिए, इसकी इन्होंने पूरी वकालत की थी, उसे सपोर्ट किया था। इसके बाद तिरुविका का नाम आता है। तो तिरुविका सपोर्टेड द लेबर अपराइजिंग एंड स्ट्राइक एट द, यहाँ नीचे आपको नाम दिखाई, बकिंघम एंड कर्नाटक टेक्सटाइल मिल,
कर्नाटक टेक्सटाइल मिल और बकिंघम वाला जो क्षेत्र था वहाँ पे ये अपराइजिंग करते हैं किस चीज़ की, स्ट्राइक्स की। मतलब ये पूरा आंदोलन अपना चलाते हैं, हड़तालें करते हैं, जैसे विरोध किया जाता है अहिंसात्मक तरीके से, वो ये काम करते हैं। और जुलाई से लेकर अक्टूबर तक 1921 में इनका प्रोग्राम चलता रहता है। उसके बाद नीचे आपको खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम दिखाई दे रहा है, सीमांत गांधी भी इनको कहा जाता था। तो फॉर्म अ क्लैन ऑफ नॉन वायलेंस रिवॉल्यूशनरीज, द खुदाई खिदमतगार नोन एज रेड शर्ट, लाल कुर्ती इसे कहा जाता है। तो इस प्रकार का जो संगठन है उसको इन्होंने संगठित किया और हु प्ले एक्टिव रोल इन द मूवमेंट। ये गांधी जी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे और इनकी जो आइडियोलॉजी थी उसी पर चलते थे। और ये फ्रंटियर जो एरिया था, मतलब जो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत था, वहाँ पे अपने कार्यक्रमों को सक्रिय रखते थे और उनकी नीतियाँ गांधी जी से मिलती जुलती थी। इसी वजह से इन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। ये कहने का रीज़न है इसके पीछे। इन्होंने लाल कुर्ती या जो खुदाई खिदमतगार नाम का ऑर्गेनाइजेशन है उसको डेवलप किया था। तो ये कुछ सिस्टम है और इन्होंने पूरा जो नॉन कॉपरेशन था इसको सपोर्ट दिया था। इसके बाद आप सरोजनी नायडू को देखेंगे, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ये पहली भारतीय महिला थी जो कि कांग्रेस की प्रेसिडेंट चुनी जाती, पहली भारतीय महिला थी। ये अगर पूछा जाए कि पहली वुमेन कौन थी तो वो एनी बेसेंट थी, लेकिन भारत के तौर पे सरोजनी नायडू। और इनका पूरा योगदान था, इन्होंने बहुत सारा मार्च वगैरह निकाला था और धरसना जो साल्ट वर्कर्स थे उनके सपोर्ट में, मतलब धरसना जो नमक मिल थी उस पर काम, नमक की पूरी फैक्ट्री थी, मतलब सरकारी नमक का कारखाना था और जानते हैं आपकी सरकार नमक पर कर लगा रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो समाप्त हो गया है। अब चल रहा है सविनय अवज्ञा मूवमेंट, मतलब यहाँ पे जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे नमक की जब बात आती है तो नमक सत्याग्रह जिसको कहा जाता है उसे हम देखने वाले हैं। तो सरोजनी नायडू का इसमें नाम आया और इन्होंने क्या किया था, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ये तो आप देख ही चुके हैं। और गांधी जी के पुत्र थे मणिलाल, उनका साथ लेकर ये धावा बोल देती है, मतलब जुलूस निकाल कर ले जाती हैं जो सरकारी नमक का कारखाना है और उसके सामने बहुत तगड़ा प्रदर्शन किया जाता है। ये सिस्टम होता है। और गांधी जी के पुत्र मणिलाल और गांधी जी के जो दक्षिण अफ्रीका के यहाँ असिस्टेंट हैं इमाम साहब, इनका नाम भी इसमें जुड़ जाता है। तो ये पूरा जो धरसना नमक हड़ताल या नमक सत्याग्रह है उसके तौर पर देखा जाता है। उसके बाद आप नीचे सूर्य सेन को देख रहे हैं, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वो पीछे खत्म हो चुका है। ठीक, इसके बाद सूर्य सेन को आप देखेंगे, 1930 की बात हो रही है इसका मतलब। तो सूर्य सेन का जो चिटगांव रिवॉल्ट ग्रुप था, मतलब यहाँ पे चिटगांव सशस्त्र समूह था, उसका पूरा छापा पड़ता है। वहाँ की जो आर्मरीज होती है वहाँ पे लूट मार करते हैं, वहाँ हथियार हड़प लेते हैं, संचार के जितने भी साधन होते हैं, कम्युनिकेशन के जितने भी माध्यम होते हैं उसको ये काट देते हैं, जब्त कर लेते हैं, कुछ समय के लिए वहाँ पे पूरी तरह से कब्जा कर लेते हैं। तो ये इनका था। दो जो गवर्नमेंट के आर्मरीज होती हैं उस पर हमला बोल देते हैं और वहाँ से हथियारों को लूट कर जितने भी क्रांतिकारी होते हैं उसमें बांट देते हैं। तो इनका तरीका हिंसक था। और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है उसकी स्थापना की घोषणा कर देते हैं, 2 शस्त्रागार लूट कर वहाँ पे पूरा अपने साथियों को तैनात कर देते हैं और वहाँ अपना झंडा फहरा के अधिकार की घोषणा कर देते हैं। और इन्होंने भारतीय जो रिपब्लिकन आर्मी है, मतलब इंडियन रिपब्लिकन आर्मी है, उसके संगठन की घोषणा की। मतलब इन्होंने बताया कि ये जो सेना है ये गठित हो रही है और इसका एकमात्र उद्देश्य है आज़ादी की प्राप्ति। और भारतीयों से ब्रिटिश शासन की नीतियों का विरोध करने की अपील की कि मतलब जितने भी भारतीय हैं वो एकजुट होकर जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, मतलब ब्रिटिशर्स की पॉलिसी है, उसका प्रोटेस्ट करें। और जब सब लोग एक साथ करेंगे तो अंग्रेज़ों को मानना ही पड़ेगा, ऐसा सूर्य सेन का कहना था। और ये हिंसक विद्रोह करते थे। इनका जो तरीका था वो नॉन वायलेंस वाला नहीं था। और नॉन वायलेंस का जो मुद्दा है ना, वो असहयोग के साथ ही कहीं खो जाता है। उसके बाद गांधी जी ये कहने का मतलब इसमें नहीं कभी प्रावधान करते हैं कि सभी लोग जो है वो अहिंसात्मक रहेंगे, ऐसा वो कभी नहीं करते हैं। ये अंतिम बार उनका जो बयान था वो असहयोग वाले यानी नॉन कॉपरेशन में ही था। उसके बाद इन्होंने सिर्फ सहयोग मांगा था, सपोर्ट मांगा था, और उसके लिए एक शांतिपूर्ण तरीका होना चाहिए। लेकिन अगर जो हिंसक या सशस्त्र विद्रोह है उससे भी कोई परहेज नहीं था। बाद में आप जो क्विट इंडिया मूवमेंट है यानी भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें देखेंगे कि करो या मरो जैसी चीज़ कह दी जाती। तो गांधी जी को भी ये रियलाइज़ हो जाता है कि एकदम से अहिंसा करने से कुछ नहीं होगा, मिले जुले प्रयास की आवश्यकता है। इसके बाद सूर्य सेन के नीचे आपको यहाँ पे अब्बास तैयब जी का नाम दिखाई दे रहा है। तो अब्बास तैयब जी कौन थे? ये बम्बई के एक मुस्लिम राष्ट्रवादी नेता थे, मतलब ये एक नेशनलिस्ट थे और बम्बई इनका रीजन था जहाँ से ये अपने आंदोलन का पूरा जो संचालन है वो कर रहे थे। और गांधी जी जब अरेस्ट हो जाते हैं तो उसके बाद ये उनकी पोजीशन ले लेते हैं, उनका स्थान ले लेते हैं। बाद में सरकार इनको भी अरेस्ट कर लेती है। तो ये सिस्टम चलता रहता था। मतलब बड़े वाले जो लीडर होते थे, जब आंदोलन अभी डिक्लेयर होता था या अभी लॉन्च होता था तभी उनको अरेस्ट कर लेती थी सरकार। लेकिन उसके बाद जो नीचे स्तर वाले होते थे यानी इनके सपोर्टर या असिस्टेंट टाइप के लोग होते थे, वो सामने आ जाते थे और वो उसे लीड करते थे, वो भी अरेस्ट हो जाते थे। तो जो उससे छोटे थे वो सपोर्ट करते थे। कुछ लोग जो थे वो अंडरग्राउंड होकर काम करते थे ताकि सरकार के हाथ ही न लगे, मतलब वो अंदर जमीन भूमिगत हो जाते थे, छिप कर काम करते थे और लोगों को वहीं से दिशा निर्देश देते थे। तो ये सब सिस्टम होता था। कुल मिलाकर अब्बास तैयब जी का जो रीजन है वो मुंबई वाला क्षेत्र है, जिसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद अंबालाल साराभाई और कस्तूरभाई लखाई का नाम आता है। ये लाखी हैं असल में। और इनके बारे में अगर देखें आप, ये कस्तूरभाई लाल भाई भी कहे जाते थे और इन्होंने कांग्रेस तथा बॉम्बे मिल मालिक जो थे उद्योगपति, उनके बीच में गतिरोध को दूर करने का प्रयास किया था। असल में होता यह है कि जो मिल के मालिक होते हैं, ऑनर्स होते हैं या जो इंडस्ट्रियल टाइप के
यहाँ पे बिजनेसमैन लोग होते हैं, वो अंग्रेज सरकार को ज़्यादा फेवर कर रहे थे। और इसके पीछे रीज़न ये था कि उनका खर्चा पानी या उनकी जो आजीविका थी वो सरकार के साथ जुड़ी हुई थी। अगर वो एकदम से प्रोटेस्ट में उतर आते, सविनय अवज्ञा कर देते, तो इसका परिणाम उनके लिए बहुत घातक हो सकता था। किसानों के साथ या आम जनता के साथ ऐसी बात नहीं थी, हालांकि छोड़ा तो सबने था, मतलब सेक्रीफाइस सबने किया था। तो यहाँ दोनों के बीच का गतिरोध दूर करने का प्रयास ये अंबालाल साराभाई और कस्तूर भाई लाल भाई, यहाँ पे लखाई लिखा हुआ है ना, तो इसको आप लाल भाई कर लीजिएगा, ठीक है। लाल भाई ये इनका पूरा नाम था। असल में लाल भाई ये इनके पिता का नाम था और कस्तूर भाई इनका नाम था, तो पिता के नाम को जोड़कर कस्तूर भाई लाल भाई। फिलहाल तो इन दोनों ने क्या किया, दोनों के बीच का जो यहाँ पे झगड़ा था उसको सुलझाने का काम किया। इसके बाद यहाँ नीचे इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनके बारे में देख लीजिए। तो प्रसिद्ध उद्योगपति इसमें घनश्याम दास बिरला का नाम आता है। इन्होंने 1 से लेकर 5 लाख रुपए तक डोनेट किया था इस पूरे आंदोलन में। इसके बाद जमनालाल बजाज है, इन्होंने कई साल तक कांग्रेस में जो ट्रेजरी वाला खजांची का काम है वो संभाला था। मुंबई क्षेत्र से अगर देखा जाए तो गांधी जी के जो मेन इसमें रिप्रेजेंटेटिव हैं, गांधी जी इसमें खुद ही मेन रिप्रेजेंटेटिव थे, लेकिन बाद में जब ये अरेस्ट हो जाते हैं तो अब्बास तैयब जी इनका स्थान ले लेते हैं। तो इस प्रकार से जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या यहाँ पे उद्योगपति हैं, उनका पूरा सपोर्ट जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है उसको प्राप्त होता है, कुछ लोगों को छोड़कर। कुछ इसमें से तब भी अलग रहते हैं। तो हमेशा ये देख लीजिए आपकी पूरी जो 100% पॉपुलेशन है वो किसी भी काम में नहीं उतरती, उसमें से कुछ ही लोग उतरते हैं। 50% भी अगर आ जाए तो भी आंदोलन सफल हो जाता है और वही अंत में भी होता है। इसके बाद आप देखें इसमें और भी नाम जुड़ जाते हैं, जैसे कि आप देखें होमी मोदी हैं, बालचंद हीराचंद है, लालजी नारंगी हैं, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास हैं, लाला श्रीराम है। ये सब जो मूवमेंट होता है उसके फर्स्ट स्टेप में या जो पहला चरण होता है उसमें काफ़ी सराहनीय रोल प्ले करते हैं अपना, मतलब बड़ा योगदान इनका रहता है। और मार्च 1931 में अगर देखा जाए तो बॉम्बे मिल ऑनर्स एसोसिएशन जो है उसका जो प्रेसिडेंशियल स्पीच होता है उसमें होमी मोदी इस बात की व्याख्या करते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट जो था उसमें भारतीय उद्योगों के विकास में काफ़ी जो मेजर रोल है वो प्ले किया है। कहने का मतलब ये है कि स्वदेशी आंदोलन जो था वो जितनी भी इंडियन इंडस्ट्रीज थी उसके विकास में काफ़ी मेजर रोल प्ले कर रहा था। लेकिन जो व्यवसाय और उद्योग का मेन सेक्टर होता है उसमें काफ़ी बुरा असर पड़ा है। कहने का मतलब ये कि इन लोगों का ऐसा मानना था, होमी मोदी का विशेष रूप से, यहाँ आप इनका नाम देख रहे हैं, तो इनका जो यहाँ पे एसोसिएशन में भाषण था उससे एक बात तो जाहिर हो जाती है कि उद्योगपति एकदम से किसी भी मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। स्वदेशी में उन्होंने सपोर्ट भले ही किया हो, लेकिन यहाँ एक चीज़ दिखाई देती है कि उनका अपना लॉस होता है, और जब उनका अपना लॉस होगा तो वो न चाहते हुए अंग्रेज़ों के पक्ष में होंगे। और यही यहाँ पे होमी मोदी भी कहते हैं कि भले ही स्वदेशी वाले जितनी भी इंडस्ट्री थी उनको यहाँ लाभ प्राप्त होता हो, काफ़ी मालामाल हो जाए, लेकिन जो पहले से परंपरागत ट्रेडिशनल यहाँ पे फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज लगी हुई थी जो कि ब्रिटिशों के अधीन चलती थी, उनका बहिष्कार करने की वजह से उद्योग को काफ़ी गहरा धक्का पहुँचा है। ठीक है, इसके बाद आगे चले। हड़तालों और जो प्रदर्शन होते हैं उसकी रणनीति से जो भारतीय उद्योग और व्यवसाय जगत है उस पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। और नारंजी ठाकुर दास जो हैं, इनका 1921 का जो दौर है उसमें जो आंदोलन चलता है, मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलता है, उसमें काफ़ी मेजर रोल था। और इनकी डिमांड क्या थी, यहाँ अगर आप देखिए तो ये जो नेशनलिस्ट हैं इनकी डिमांड ये थी कि जो इंडियन कंट्रोल है, यानी भारतीय लोगों का नियंत्रण है, 1921 की बात हो रही है, तो भारतीय लोगों का जो कंट्रोल है वो फाइनेंस पर हो, करेंसी पर हो, फिजिकल पॉलिसीज़ पर हो, रेलवे पर हो, ये जितने भी फैक्टर हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जो कि मेन है या मेजर है, उस पर भारतीयों का नियंत्रण होना चाहिए। ये ब्रिटिशों के अधीन नहीं होनी चाहिए। अगर ये भारत के क्षेत्र के लिए है तो भारत के लिए ही होनी चाहिए। इसके बाद हाउएवर फ्रॉम सितंबर 1931, यहाँ पे अगर आप देखें तो 1931 का जो सितंबर का मौसम है उसके बाद देयर वाज अ शार्प डिक्लाइन इन सपोर्ट फ्रॉम द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड ट्रेडर्स। मतलब आप देखिए कि जो असहयोग वाला पूरा दौर था, इसके अलावा पीछे स्वदेशी वाला था, उसके बाद सविनय अवज्ञा का भी शुरुआती दौर था, वहाँ तक जो इंडस्ट्रियल लोग थे वो इस पूरे मूवमेंट को या गांधी जी को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जब इसका सेकेंड फेज स्टार्ट होता है 1931 में, तो उस समय जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको काफ़ी गहरा यहाँ घाटा लगता है, और जब घाटा लगता है तो वो बहुत समय तक अपनी वफादारी दिखा नहीं पाते, वो पीछे हो जाते हैं, मतलब धीरे धीरे करके पीछे अपना हाथ खींचने लगते हैं, और वही दिया हुआ है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो ट्रेडर्स थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन सभी का सपोर्ट धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है, कम होने लगता है, विद द प्रोमिनेंट बिजनेसमैन हैविंग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद द कांग्रेस। अब यहाँ पे जो बड़े बड़े उद्योगपति थे जो कि धन्ना सेठ टाइप के लोग थे, काफ़ी पहुँचे हुए थे, और अंग्रेज़ों में भी उनकी काफ़ी अच्छी साख थी, तो उनका कांग्रेस के साथ मतभेद दिखाई देने लगता है। मतलब कांग्रेस की अपनी विचारधारा थी, कांग्रेस ये कह रही थी कि सब कुछ छोड़कर कूद पड़ो और यहाँ पे स्वराज मिल जाएगा, लेकिन इन लोगों का ऐसा मानना था कि अभी भविष्य का कुछ दिख नहीं रहा है, और जो तत्काल की स्थिति है उसमें भी हम अपना सब कुछ छोड़ दें, ये कहाँ तक की बुद्धिमानी। तो ऐसे करके इनके बीच में मतभेद स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद नीचे आपको कुछ और नाम दिखाई दे रहे हैं, ये नाम इन्हें देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें चंद्रप्रभा सैकियानी का नाम आता है। ठीक है, तो चंद्रप्रभा सैकियानी ये कौन थे? इन्होंने असम का जो कादरी क्षेत्र था वहाँ पे गांव वालों को सरकारी जो फॉरेस्ट रूल थे या फॉरेस्ट पॉलिसीज थी उनके उल्लंघन के लिए प्रेरित किया था। मतलब सरकार ने वहाँ पे फॉरेस्ट रूल बना रखे थे, लॉज बना रखे थे, तो उसको तोड़ने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा उन्हें उकसाते हैं।
इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस और जेएम सेनगुप्ता, हालांकि इन्हें हमने पीछे देखा है, लेकिन यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसमें ये कितना अपना रोल प्ले कर रहे थे या क्या कर रहे थे। तो इन्हें अगर देखा जाए तो बंगाल का जो कांग्रेस का पूरा एक धड़ा था, अच्छा देखिए, जो ये इंडियन नेशनल मूवमेंट का पूरा वीडियो लेक्चर चल रहा है, इसमें किसी अभ्यर्थी ने ये पूछा था कि धड़ा क्या होता है। पक्ष कहा जाता है इसको, मतलब ये एक तरह से जो फेवर है या पक्ष है उसके तौर पे सामने आता है, मतलब पार्टी आप इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर इनकी जो विचारधारा थी वो अलग थी और कांग्रेस के एक पार्टी के रूप में या एक सब जो डिवीज़न है उसके तौर पे ये प्रतिद्वंदी संगठन की स्थापना करते हैं। और प्रतिद्वंदी संगठन जो है ये कांग्रेस के सपोर्ट में ही काम करता है, उसे असिस्ट करता है। तथा सविनय अवज्ञा यानी जो यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस वाला सिस्टम है उसके प्रसार में ये काफ़ी अपना मेजर रोल प्ले करते हैं। 1933 जो मई वाला सीजन है उसमें गांधी जी क्या करते हैं, आंदोलन को यहाँ स्थगित कर देते हैं। जैसे आपने देखा कि 1922 वाला जो समय था, 10 साल पीछे वाला, उसमें भी ये यही काम करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं वहाँ से। यहाँ पे 1933 तक आते आते गांधी इरविन समझौता होता है और गांधी इरविन समझौते की जो तारीख है वो 1931 की है। तो उसके बाद सरकार ये कहती है कि भाई आप जो सिविल डिसोबीडियंस यहाँ छेड़ दिए हैं उसको ख़त्म करिए, मतलब उसे समाप्त करिए। बदले में यहाँ पर सरकार ये आश्वासन देती है कि आपकी जो डिमांड है उस पर विचार किया जाएगा और जितने भी यहाँ पे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा, बाइज्जत बरी कर देंगे, और भी तरह तरह की बातें होती हैं। और उसके बाद यहाँ पे कांग्रेस वादा करती है कि जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाला है लंदन में, उसमें गांधी जी हिस्सा लेने जाएंगे, मतलब कांग्रेस की उसमें भागीदारी होगी, जो कि सरकार चाहती थी। लेकिन वहाँ जाने पर गांधी जी का कुछ बढ़िया नहीं होता, मतलब वहाँ कोई अच्छा सार्थक परिणाम नहीं निकलता है। तो लौट कर आकर ये एक बार फिर से जो सिविल डिसोबीडियंस है उसको खड़ा करते हैं, जो पहले यहाँ पे इन्होंने 1931 में विड्रॉ कर लिया था उसको फिर से एक बार रीस्टार्ट करते हैं। लेकिन ये ज़्यादा समय तक चल नहीं पाता है और 1933 तक आते आते सब कुछ ठप हो जाता है और उसके बाद यहाँ सांप्रदायिक हिंसा का जो दौर है वो स्टार्ट हो जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे गांधी जी का जो पूरा सिस्टम था वो इसमें अगर देखा जाए तो सिविल डिसोबीडियंस को ये पूरी तरह से सस्पेंड कर देते हैं, क्योंकि उसमें वो जान नहीं रह जाती। मतलब आपने एक बार आंदोलन को खड़ा किया, लंबे लंबे वादे किए, लोगों को एकजुट किया, भाषण दिया, लोग आपके प्रभाव में आ गए, गांधी जी का व्यक्तित्व प्रभावशाली था। उसके बाद आप एक सडनली कहते हैं कि अब आंदोलन रद्द हो गया है और आप लोग अपने अपने घर जाइए। उसके बाद फिर कुछ समय बाद आप आकर कहते हैं कि चलो आंदोलन फिर शुरू होने वाला है। ये कोई बात होती है? तो लोग इसमें क्या करते हैं, हाथ पीछे खींच लेते हैं। और वही चीज़ है। इसके बाद देखिए ही वॉज सपोर्टेड बाई वल्लभ भाई पटेल, और यहाँ पर इन्हें मतलब बोस को जो है वल्लभ भाई पटेल का सपोर्ट प्राप्त होता है। यहाँ पे बोस और वल्लभ भाई पटेल यानी पटेल, ये दोनों जो है ये क्रिटिसाइज करते हैं गांधी जी के इस डिसीजन को। इसके बाद बोंगा माझी का नाम नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन से व्यक्तित्व हैं, और सोमरा माझी इनके साथ जुड़े हुए हैं। बोंगा माझी हैं और सोमरा माझी हैं। लीड द मूवमेंट इन हजारीबाग अलॉन्ग द, यहाँ नीचे आप देख रहे हैं पूरा जो कांग्रेस के साथ इनका दौर था वो चलता है। मतलब बोंगा माझी और सोमरा माझी ये हजारीबाग क्षेत्र से कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे ये संस्कृत स्टिंगिंग लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो सभ्यता और संस्कृति थी उसको सपोर्ट कर रहे थे। कुल मिलाकर जो माझी संस्कृति थी उसको ये साथ लेकर चल रहे थे और इनका मेन पर्पज था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट करना। यहाँ तक हमने देखा। इसके बाद नीचे आपको कालका प्रसाद का नाम दिखाई देता है, तो ये लोकल लीडर थे और रायबरेली वाला जो सेक्टर था वहाँ से ये जो नॉन रेंट कैंपेन था, नो रेंट कैंपेन था, मतलब कर न अदायगी वाला जो सिस्टम था उसको सपोर्ट कर रहे थे, उसे प्रमोट कर रहे थे। इसके बाद शांति और सुनीति चौधरी ये जो थी ये असिस्ट कर रही थी द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ तिपेरा। मतलब यहाँ आप देखें इस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नाम है स्टीवन तिपेरा। मतलब ये तिपेरा क्षेत्र था और वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, तो उसका ये क्या करते हैं, मर्डर कर देते हैं। और उसके बाद देखा जाए यहाँ पे ये देखिएगा, इसके बाद कहा गया कि देयर एक्शन मार्क द एंट्री ऑफ वुमेन इन रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। मतलब महिलाओं की यहाँ पे एंट्री होती है इस पूरे क्रांतिकारी आंदोलन में। कहने का मतलब ये कि ये लोग क्या करते हैं, मजिस्ट्रेट की हत्या करवा देते हैं या कर देते हैं, और उसके बाद महिलाओं का एक जो हिंसक रूप है वो सामने आता है। और ये रूप पहले भी देखा गया था, लेकिन महिलाएं शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रही थी, यहाँ पर ये हिंसक था। यहाँ तक हमने इसे कवर किया है, ये श्रृंखला आगे जारी रहेगी, लेकिन इसमें इतना है। और तब तक के लिए नमस्कार।